Hello students, welcome to Nishant Academy. So we will be doing our today's newspaper analysis, and I have taken the newspaper The Hindu. हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू से ही पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं बिकॉज नॉलेज की तो कोई लिमिट नहीं है, बट आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी भी हम देखेंगे अपने क्लासेस में। However, let us move to our first article. China hits back with 34% tariff on all US products. ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या है कि चाइना ने क्या किया है, यूएस के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाया है। टैरिफ का मतलब क्या है, टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस यानी कि एक काइंड ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है, ड्यूटीज़ हैं ये। ठीक है, ड्यूटीज़ लगाया है चाइना ने। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है, दो तरह की ड्यूटीज़ होती हैं। एक होती है कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, और एक होती है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो कस्टम वाली ड्यूटी जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ अप्लाई होगी। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, हम कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ये बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाई जाती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है किसी देश से बाहर जा रहा है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो आपका एक्सपोर्ट होता है। और इंपोर्ट होता है कोई बाहर से आपके देश में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो इनसाइड आ रही हैं, तो इंपोर्ट हो गया आपका। ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत है मे बी। ठीक है, आपकी इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है, आपके गवर्नमेंट को ज़रूरत है, किसी भी तरह की चीज़ें इंपोर्टेड हो सकती हैं। हम भी कंज्यूमर आइटम्स बहुत सारे इंपोर्टेड, आपके मोबाइल फ़ोन्स हर तरह के इंपोर्टेड होते हैं। एक्सपोर्ट्स में क्या होता है आपका, हर तरह के प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं एंड दैट आर सोल्ड आउटसाइड। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। तो इन पे ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टैरिफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या कहा, बीजिंग रिटेलिएट्स आफ्टर ट्रम्प्स लिबरेशन डे। लिबरेशन डे, ये कीवर्ड्स आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, लिबरेशन डे कब हुआ था, 2 अप्रैल 2025, ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2 अप्रैल को लिबरेशन डे मनाया गया था। इन द सेंस मनाया गया, इन द सेंस कि इट इज़ जस्ट एन अनाउंसमेंट, कोई सेलिब्रेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रम्प ने इसको डिक्लेयर किया एक लिबरेशन डे। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या किया था कि जो 34% की हाइक चाइना के एक्सपोर्ट्स पे जो कि अमेरिका में आ रहे थे, उन पे एक टैरिफ लगाया था 34% का। तो उसके जवाब में रिटेलिएशन किया है बीजिंग ने। ठीक है, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि सेम ही अमाउंट ऑफ टैरिफ दोनों ने लगाया है। 34% एक्साइज ड्यूटी इन्होंने भी लगाई है, इंपोर्ट ड्यूटी बोल सकते हैं, तो इन्होंने भी 34% की ही लगाई है। ठीक है, तो इसे एक तरह का क्या कह सकते हैं, ट्रेड वॉर। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर ही तो हो रहा है ना, है ना। ट्रेड क्या है, व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये होते हैं आपका ट्रेड। लेकिन अब यहाँ पे ट्रेड में वॉर आ गया। ठीक है, वॉर का मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं देयर इज नो हार्मनी, कोई हार्मनी नहीं है, इट इज़ अ रिटेलिएशन। ठीक है, एक वॉर क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, कि तू इतने लगाएगा, अच्छा अब मैं देखता हूँ, मैं भी लगाता हूँ। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बहुत ही नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, इट इज़ एक्चुअली वेरी डेट्रीमेंटल, बहुत ही बुरा होता है इस तरह का ट्रेड वॉर। ठीक है, डेट्रीमेंटल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, हर तरह से नुकसान होता है इकोनॉमी को। क्यों, क्योंकि आपके हर तरह की चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। इस तरह के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होते हैं,
अब देखो इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हम कैसे इसको देखेंगे। इसको समझने के लिए क्या है, एक कंट्री जस्ट मिनट, एक कंट्री है मे बी यूएसए, ठीक है, और एक है चाइना। इम्पैक्ट क्या होने वाला है, यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ आ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ रहे हैं। देखो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही होते हैं, ठीक है, टैरिफ्स दोनों पे ही लगते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। अब इसमें अब आप देखेंगे कि जब आपके आ गए टैरिफ्स बीच में, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहला टैरिफ्स का इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, जो सामने वाले के एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ इम्पैक्ट ऑन बिजनेसेस। अब कोई बिजनेस है, एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है, तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, उसका बिजनेस वॉल्यूम डाउन होगा तो टैक्सेस वो पे नहीं कर पाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, डेवलपमेंट इससे बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट है टैक्सेस से चलती है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी, बड़े बिजनेसेस ज़्यादा टैक्स ही नहीं देंगे, उनके टैक्स डिक्लाइन हो जाएंगे, बिजनेस डिक्लाइन हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्लाइन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट भी डिक्लाइन हो जाएगा। और जब डेवलपमेंट डिक्लाइन होता है तो पूरी की पूरी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी घटती चली जाती है, ठीक है। जीडीपी भी डिक्लाइन हो जाएगी। जीडीपी डिक्लाइन हो जाएगी तो अब बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द एक्सचेंज रेट। हालांकि एक्सचेंज रेट जो होता है, जैसे अभी एट द मोमेंट 84 के आसपास चल रहा है, यानी कि 84 रुपीज़ में आपको $1 मिलता है। तो सबसे बड़ा नुकसान होता है डिक्लाइन ऑफ पर्टिकुलर करेंसी। और जब करेंसी डिक्लाइन होती है तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इकोनॉमी अगेन डिक्लाइन होती है, पूरी तरह से चारों तरफ इम्पैक्ट होता है। हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, ऑलवेज कंसीडर इकोनॉमी एज इंटरकनेक्टेड थिंग, हमेशा ऐसे सोचना है, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आपका वॉल्यूम कम हुआ, उससे बिजनेस कम हुआ, उससे टैक्सेस कम हुए, डेवलपमेंट कम हुआ, जीडीपी कम हुई, और अल्टीमेटली एक्सचेंज रेट भी गिर गया, और एक्सचेंज रेट गिरने से अगेन इम्पैक्ट ऑन द सेम थिंग, वॉल्यूम फिर कम हो जाएगा और ज़्यादा उसमें नुकसान होगा, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट को समझना है तो वो बिल्कुल अलग इकोनॉमी है, ठीक है। क्या होती है एक्सचेंज रेट की इकोनॉमी। एक्सचेंज रेट को समझने के लिए देखो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आपका डॉलर, एक तरफ है क्या है, डॉलर, और एक तरफ है रुपी, ठीक है, जैसे आजकल ये सिंबल यूज़ होता है। तो अब इस रुपी के, और एक तरफ है डॉलर, ठीक है। तो अगर रुपी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, फॉर एग्जांपल अभी 84 है, 84 से हो जाएगा 90, 90 से 95, कुछ भी हो सकती है, डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, डॉलर। डॉलर तो आपका ऑब्वियसली, अगर एक करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है तो दैट मीन्स दूसरी करेंसी अप्रिशिएट कर रही है, स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तरफ है डेप्रिसिएशन और एक तरफ है एप्रिसिएशन, ये एक साथ चलते हैं, ठीक है। हालांकि क्लैट में तो कोई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते, बट थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, कोई करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, दोनों के रिलेशनशिप इस तरह से चलते हैं, ठीक है। अगर एक डेप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी अप्रिशिएट हो रही है, यानी कि एक कमज़ोर हो रही है, वीक हो रही है, यानी कि ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं टू बाय द सेम करेंसी। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अबाउट 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ अ डॉलर,
ठीक है। अब ये 2 से होकर के डिप्रिसिएशन होते होते हम 84 पे पहुंच गए हैं अभी, ठीक है, इन 2025 आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, जैसे भी आप यू कैन जस्ट कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें समझना। और जब चीज़ें डेप्रिशिएट होती हैं तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ये फ़ायदा किसको होता है और उससे नुकसान किसको होता है। अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो फ़ायदा किस चीज़ का होगा? फ़ायदा इस चीज़ से होगा कि आपको चीज़ें एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और आपको इंपोर्ट करने में नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट में पे करना पड़ेगा डॉलर्स, यानी डॉलर्स जाएंगे, और एक्सपोर्ट के केस में डॉलर्स आएंगे, ठीक है। तो जैसे ही $1 भी आ गया तो आपको 95 रुपये मिल गए, है ना। लेकिन वही इंपोर्ट, $1 का चीज़ इंपोर्ट करने पे, खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 95 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, विच इज़ बहुत ज़्यादा एज अगेंस्ट 84 रुपीज़, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है क्या, कहीं ना कहीं एक इंपोर्ट आपका क्या है, बहुत ही कमज़ोर हो रहा है और एक्सपोर्ट आपका बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं करना चाह रहे हो, लेकिन क्या है, ड्यूटीज़ लगा दे रहे हैं, है ना, ड्यूटीज़ लगा दे रहे हैं, तो उस ड्यूटीज़ का नुकसान होता है, बिकॉज ये ड्यूटीज़ क्या करती हैं, वो आपके इस जो इंक्रीज़ हुआ है ऑफ द 11 रुपीज़, इसके मार्जिन को ही ख़त्म कर देती है, ठीक है। यहाँ अगर 11 रुपये का बढ़ा दिया तो ड्यूटीज़ भी 11 रुपये की लगा दी, तो बेसिकली कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा किसी तरह के एक्सपोर्ट करने का, ठीक है, ऑन दैट कंट्री, फ्रॉम दैट कंट्री जिसने भी टैरिफ लगाया है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और हम इसको और डिटेल में देखेंगे, ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने बताया आपको, और भी इसकी बहुत ही डिटेलिंग होती है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, यूएस ने इंडिया के केस में भी 26% का किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके क्लैट में फैक्ट्स बहुत आते हैं, ठीक है, क्लैट में फैक्ट्स बहुत आते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये छोटे छोटे फैक्ट्स में भी एक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब हम इसके बाद चलते हैं आगे, और इस न्यूज़ में तो कुछ खास नहीं है, ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें वैसे इस न्यूज़ में जनरली आई थी, जो कि आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल टेक प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर चिप्स हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसमें, कंप्यूटर चिप्स जिन पे लगाया गया था एक्सपोर्ट कंट्रोल, ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बैटरीज़ हैं उनकी, ठीक है, उसके बाद समैरियम और इसके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में यूज़ होते हैं। इसके अलावा गैडोलीनियम, ठीक है, ये एमआरआई स्कैन में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन पे जो है चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लगाया है। क्या लगाया है? एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट कंट्रोल का मतलब क्या, कि वो एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे अमेरिका को, ये सब चीज़ें इन पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया, यानी कि एक काइंड ऑफ लिमिट ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स ही लिमिट कर दिया आपके, कि भाई अगर मान लो 100 चीज़ें पहले भेज रहे थे तो उस पर कंट्रोल लगा दिया कि नहीं, अब हम 50 ही भेजेंगे, या वॉट एवर बी द कुड बी एनीथिंग, देखिए 50, 60 और 70 वॉट एवर, इट कुड बी कंट्रोल्ड मैनर, है ना, लिमिट लगा दी इस पर। तो इस चीज़ को देख करके ऑब्वियसली अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने कहा कि भाई चाइना को उन्होंने बहुत ही कहा है कि ये पैनिक कर गया है एंड इट इज़ नॉट गुड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इसका एक ब्रॉड एस्पेक्ट और भी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ब्रॉड एस्पेक्ट में क्या है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस क्लैट में इसी तरह के आते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि आपको जब कोई एक टॉपिक है, वॉट एवर बी द टॉपिक, आपको थोड़ा उसका आगे पीछे ऊपर नीचे का थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ग्लोबलाइजेशन
क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? बेसिकली ये होता है, इट इज़ द इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्ट, ठीक है, बिटवीन द कंट्रीज in terms of टेक्नोलॉजी, ठीक है, आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज एटसेट्रा, जो भी हम देख रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसमें आपका टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि सोशल मीडिया, आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, हर तरह के वीडियोस से लोग सीख रहे हैं। अमेरिकन व्यक्ति इंडिया का चीज़ें बना रहा है, अमेरिकन इफ़ यू सी कोई वीडियो, तो उसके अंदर क्या होते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, तो उनको इंडिया में रेप्लिकेट भी कर रहे हैं लोग, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है। और इंडिया की चीज़ें अमेरिकन सीख रहे हैं, जैसे योगा है ना। इससे इस तरह से टेक्नोलॉजी में आप देख रहे हो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में बन रही है, उसको इंडिया में भी रेप्लिकेट किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल्स देखेंगे जहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी, जैसे कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है, वो अब इंडिया में यूज़ हो रही है। और इंडिया की टेक्नोलॉजी को वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है, किसी और कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, जैसे इंडिया का आपका जो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग है, डिफरेंट टाइप के आर्ट है, वो इंडिया का है, इंडिया का म्यूज़िक है जो वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा गुड्स, सर्विसेज एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। गुड्स में आपके कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और सर्विसेज यानी कि किसी भी तरह की सर्विस, एजुकेशन हो सकता है, डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज भी हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन को बहुत नुकसान हो रहा है ट्रेड वॉर से, ठीक है। तो ट्रेड वॉर क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक नुकसान कर रहा है। ये आपका ट्रेड वॉर हो रहा है, एंड इट इज डेट्रीमेंटल टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, वो इंटरकनेक्टेडनेस खत्म हो रही है ना। तो यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली जो आप टैरिफ लगा रहे हो, हर तरह के जो आप टैरिफ लगा रहे हो, वो टैरिफ जो हैं वो बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। ये टैरिफ लीडिंग टू डिस्टेंसिंग हो रहा है, एक तरह का एक नैरो अप्रोच आ रही है, ठीक है। इसे कहते हैं कंजर्वेटिव पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का मैं आइडिया दे रहा हूँ, और आने वाली क्लासेस में विल सी देम मोर। एक और आर्टिकल है इसी बारे में, किस तरह से अमेरिका अपने इस तरह के ट्रेड वॉर की वजह से जो है वो क्या कर रहा है। 2 अप्रैल को, जैसे मैंने बताया, 2 अप्रैल क्या है आपका, लिबरेशन डे, ठीक है, लिबरेशन डे है 2 अप्रैल, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड निक्सन की बात आ रही है, जो कि प्रेसिडेंट थे 1971 में अमेरिका के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी इसी तरह से टेम्पररी सस्पेंड कर दिया था यूएस डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी को इनटू गोल्ड, ठीक है। अब देखो डॉलर कन्वर्टेबिलिटी की बात आ रही है, डॉलर हो या कोई करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी की बात हो रही है इनटू गोल्ड, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया था, पूरा का पूरा ब्रेटन वुड्स फ्रेमवर्क डिसमेंटल हो गया था। क्या मतलब हुआ, देखो एक तरफ है डॉलर और एक तरफ है गोल्ड, विच इज़ अ मेटल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें आपको ग्लोबल इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह की नेशनल इकोनॉमी होती है, इंडिया भी है, इंडिया के पास अपना गोल्ड है, ठीक है, जो आरबीआई के पास रहता है। इसी तरह से अमेरिका के पास भी अपना गोल्ड है, ठीक है। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेटन वुड्स, ठीक है। इस सिस्टम के तहत क्या हुआ था, इस सिस्टम के तहत आप बेसिकली एक सिस्टम बनाया गया था, और यहाँ पे ब्रेटन वुड्स एक जगह है, इट इज़ अ प्लेस, ठीक है, ब्रेटन वुड्स, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली क्या किया गया था, एक काइंड ऑफ सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन 1944,
ठीक है, ब्रेटन वुड्स एक मीटिंग हुई थी, बेसिकली मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में बेसिकली क्या कहा गया था कि हम ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबलाइज कैसे करें, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए ये मीटिंग हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो चुका था। ये वर्ल्ड वॉर के बाद की वर्ल्ड वॉर 2 पोस्ट वर्ल्ड वॉर ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह से दुनिया आधी ख़त्म हो चुकी थी, इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो चुकी थी, ठीक है, एक रिसेशन सा आ गया था उस समय पे। तो ये ब्रेटन वुड्स तब शुरू किए गए ग्लोबल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए और रिकंस्ट्रक्शन। इसको हम फिर डिस्कस करते रहेंगे, इस तरह की न्यूज़ आती रहेंगी और हम इसको डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे कि और क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले किया था रोल, बिकॉज यूरोप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। आपको पता है इसमें किस तरह से वर्ल्ड वॉर में 2 डिफरेंट साइड्स थी, और उस साइड्स में एक तरफ एक्सिस पावर्स थी और एक तरफ अलाइड पावर्स थी, है ना। तो इसमें एक्सिस पावर में कौन कौन थे? जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है, और इस तरफ कौन थे? यूएस, ठीक है, यूके, फ्रांस और रशिया, ये सब इसके अंदर थे, और भी बहुत सारे कंट्रीज थे। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि उस समय पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। हालांकि एक्सिस पावर्स वर डिफीटेड, ठीक है, दे वर डिफीटेड, लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, इन सभी कंट्रीज़ को, ठीक है। तो यूरोप का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और इस वजह से रिकंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसके लिए भी ये बनाए गए थे। अब ब्रेटन वुड्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक और आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF ये बनाए गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है? इसको बोलते हैं IBRD, जो कि अब इसका पार्ट है, पहले इसको IBRD बोलते थे। मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ था IMF, दिस इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब इसमें क्या इनका काम था? इनका काम ये था कि देखो, वर्ल्ड बैंक का काम था बेसिकली रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन का काम था, जो कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया था। जब बॉम्बिंग हुई तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ख़त्म हो गए थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में ख़त्म हो गया था सब कुछ, ठीक है। ये सब वर्ल्ड बैंक का काम था। फिर हर तरह के ग्रांट्स, लोन्स, ये सब प्रोवाइड करना इनका काम था। दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट क्या है? IMF, ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए था। क्या है? मॉनेटरी स्टेबिलिटी। क्या मतलब हुआ मॉनेटरी स्टेबिलिटी? यानी कि करेंसी स्टेबिलिटी। ये करेंसी के बारे में था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज आफ्टर डिस्ट्रक्शन उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर गई थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा कर रही थी। इसका कारण था कि उनके पास कोई कैश ही नहीं था, हर जगह से लोन ले रहे थे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी डाउन हो गई थी और वो चुका भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए IMF लाया गया। इसमें न्यू पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सी पॉलिसीज लेके आए थे? ये 3 पॉलिसीज लेके आए। LPG, ठीक है, L से था लिबरलाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 तरह की पॉलिसीज को ये हमेशा से प्रमोट करते थे, LPG पॉलिसीज। ठीक है, जिससे कि यूरोप का बेसिकली इकोनॉमी बूस्ट हुआ और वे कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आए इन द नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स। ठीक है, जो कि आज हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड दिखता है यूरोप, लेकिन एक्चुअली अगर जर्मनी को आप जाके देखोगे तो 1945-50 में तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बेसिकली जर्मनी वॉज अ काइंड ऑफ रबल। ठीक है, मतलब एक कूड़े कचरे का ढेर बन गया था। ठीक है, बिकॉज इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसने भी यही बोला, ग्लोबल करेंसी स्टेबिलिटी। ठीक है, एवेन्यू टू एड्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, वही चीज़ जो मैंने बताया। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबिलिटी, ये करेंसी स्टेबिलिटी जो है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के तरीके से आएगी। तो क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP? बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का बैलेंस होता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आपके लिए इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर्स होने चाहिए सो दैट यू कैन बाय थिंग्स, एंड इंपोर्ट्स के लिए आपके पास डॉलर्स होने चाहिए, और एक्सपोर्ट्स के लिए आपके पास कहीं ना कहीं एक मैकेनिज्म होना चाहिए सो दैट यू कैन टेक सम क्रेडिट जहाँ पे भी ज़रूरी हो, और देयर शुड बी सम बैलेंसिंग आउट। ठीक है, जैसे कि इंपोर्ट्स अगर आप कर रहे हो तो यू यूज़ डॉलर्स टू पे। ठीक है, लेकिन वो डॉलर्स आएंगे कहाँ से, वो एक्सपोर्ट से ही आएंगे। ठीक है, या फिर you will be taking some external dollars, maybe possibly from some bank। ठीक है, तो बैंक से आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका RBI आपको डॉलर्स देता है इफ़ यू वांट एज एन एक्सपोर्टर। ठीक है, जो आप अर्न करते हो वो भी डॉलर्स आपके कहाँ जाते हैं, RBI के पास जाते हैं, और डॉलर जाएंगे भी RBI के पास और आएंगे भी डॉलर्स RBI से ही, बिकॉज RBI इज द मॉनेटरी रेगुलेटर एंड फॉरेन या फॉरेक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टोर ऑफ फॉरेक्स। व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेन करेंसी। ठीक है ना, फॉरेन करेंसी, नॉट जस्ट डॉलर्स, सभी तरह की करेंसीज, या फिर बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी, फॉरेन एक्सचेंज। नाउ अब यहां पे इस आर्टिकल में क्या है कि टेम्परेरी मूव, उस समय पे 1971 की बात हो रही है, तो यहाँ पे परमानेंट एंड अपेंडेड बाद में ये पर्टिकुलर 1944 की बात हो रही है, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, तो उस समय पे क्या था, एक टेम्परेरी सिस्टम बनाया गया था, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, और फिर फाइनली इसको बाद में परमानेंट ही अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। और अब इसमें हुआ क्या, डॉलर बिकेम द सेंट्रल करेंसी। ठीक है, ग्लोबल करेंसी बन गई, हर कोई डॉलर्स में ही ट्रेड करना चाहता था, बिकॉज डॉलर्स वॉज सपोर्टेड बाय USA, क्योंकि USA की करेंसी थी डॉलर। ठीक है, तो USA में जो USA का सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन फेडरल रिजर्व जो उनका है वो कंट्रोल करता है डॉलर को। और अब US की कोई भी पॉलिसी हो, इट विल बी इम्पैक्टिंग द डॉलर, और डॉलर विल बी इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड इटसेल्फ। ठीक है, एंड ये बहुत बड़ी एक चीज़ निकल के आई,
ठीक है। नाउ अब उस आगे क्या हुआ, मिस्टर ट्रंप ने भी तो यही किया, उन्होंने भी अपने ट्रेड वॉर, जिसे कह रहे हैं ना कि यूएस और रशिया, आई बेग योर पार्डन, चाइना, यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उस ट्रेड वॉर की वजह से जो इनका इंडिविजुअल ट्रेड वॉर है, उसका पूरा इम्पैक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ रहा है। ठीक है, और यही चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, फुल एक्सटेंट में। अब यूनिलेटरी अल्टरिंग अपनी मनमर्जी से चला रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है दूसरी दुनिया से, बाकी देशों से। इंडिया भी है, बाकी कंट्रीज़ भी हैं, बांग्लादेश है, वियतनाम है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इवन यूरोप इटसेल्फ वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। हालांकि उनके पास तो पैसा है, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से करने से पूरा का पूरा सिस्टम ही ग्लोबल इंटरकनेक्टेड कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा डिसरप्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की है। अब इंटरनेशनल रिएक्शन क्या रहा है, सभी देशों ने ऑब्वियसली अमेरिका की को कंडेम किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अकाउंटिंग फॉर 13% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स, ग्लोबल इंपोर्ट्स इन 2023, ये लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ें, ये फैक्ट आपका आ सकता है एग्जाम में, ये सीधा सीधा आपका फैक्ट आ सकता है। तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे कि यूएस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, और उसका डेटा क्या है 13%। फिर और डेटा कब का है 2023 का। तो इस तरह के आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए और ये आप नोट करके रख लेंगे। देन सप्लाई चेन्स भी है, बहुत सारा इम्पैक्ट हो गई हैं। ठीक है, लाना ले जाना, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गई हैं। ठीक है, और अब इसकी वजह से एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, डाइवर्सिफिकेशन। अब ऑब्वियसली सबको पता है कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री होने की वजह से सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, इसलिए तो वो सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। लेकिन जो लोग उस कंट्री को बेच रहे हैं और टैरिफ की वजह से अब वो नहीं बेच पाएंगे, उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनके प्राइसेस क्या है, बढ़ गए, वो सारे प्राइसेस बढ़ गए। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की बिक रही है, ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपीज़ का है, अब उस टैरिफ 10 रुपीज़ का टैरिफ है। ठीक है, और अब ये चीज़ 110 रुपये में बिक रही है। और लेकिन इस टैरिफ की वजह से क्या हुआ, देयर आर अदर प्रोडक्ट्स जो कि अब 105 में बिक रहे हैं या फिर 109 में बिक रहे हैं। तो खरीदेगा कौन, 110 को कोई नहीं खरीदेगा, ओनली 109 को खरीदेंगे। तो दैट लीडिंग टू लॉस ऑफ सेल्स फॉर दैट प्रोडक्ट एंड फ्रॉम द कंट्री फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज कमिंग। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, इसकी वजह से इंपोर्ट, अब इसका रीज़न एक और भी इम्पैक्ट है। अब सिर्फ ये नहीं है कि उन कंट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, अमेरिकन कंज्यूमर्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड तो बायलैटरल है, दोनों तरफ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल टैरिफ हो रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टैरिफ्स कौन से हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब टिट फॉर टैट है ना, टिट फॉर टैट, कि यहाँ भी अगर अच्छा तूने 10 रुपीज़ लगाया, मैं भी 10 रुपीज़ लगा दूंगा, तूने 20 लगा दिया, मैंने भी 20 लगा दूंगा। तो इस तरह से रेट बढ़ता जाएगा। नुकसान किसका, बिजनेसेस का एंड कंज्यूमर्स का। ये दोनों पिस गए यहाँ पे, कंज्यूमर्स गया, ठीक है, कंज्यूमर गया और आपका बिजनेस गया, दोनों डाउन हो गए, है ना, दोनों के लिए नुकसान हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो अमेरिकन कंज्यूमर्स भी बहुत इम्पैक्ट फेस करेंगे, उनको भी चाइना से अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन अब वो नहीं मिल पाएंगी उनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। ठीक है, उनके लिए भी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिससे डिमांड वहाँ भी गिरेगी। ठीक है, डिमांड गिरेगी क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, ऑब्वियसली जो चीज़ें चाइना से आ रही थी, चाइना की चीज़ों की डिमांड गिरेगी। और नॉट जस्ट चाइना की चीज़ों की डिमांड गिरेगी, वहाँ के लोकल डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड गिरेगी, क्योंकि
उनका डोमेस्टिक मार्केट ही चाइना के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा चल रहा था, चाइना के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ साथ रिपेल इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्शन स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्टर्स स्ट्रैंगल कर रहे हैं, उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है दूसरे मार्केट ढूंढने में। चाइना, जापान, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, ये सब भी टेम्पररी डिक्लाइन उनको दिखेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये पता होना चाहिए। देखो जीडीपी क्या होता है, इट इज द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट गुड्स एंड सर्विसेज, इंस्टेड एकदम एग्जैक्ट अगर मैं कहूं, जीडीपी इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in a country in 1 year, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जीडीपी ये है, और इसी में जो ग्रोथ होती है उसी को कहते हैं जीडीपी ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम, टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, और इन अ कंट्री, कंट्री का मतलब क्या, विद इन द बाउंड्रीज, यहाँ पर टेरिटोरियल बाउंड्रीज की बात हो रही है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज। और 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर, जो भी आप फाइनेंशियल ईयर ले लो। इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या है, इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें, ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। हर साल ये एक कैलकुलेशन का बेस बनता है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा। बजट कब आता है ये भी पता होना चाहिए, 1 फरवरी ये हमारा बजट आता है, ठीक है। तो इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे कब आता है, 31 जनवरी ये इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और आपका, हम लोगों का जो क्लैट का पेपर भी होता है वो ऐसा ही होता है, चीज़ें कनेक्टेड ही पूछते हैं, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, व्हाट इज़ देयर इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, जो हम फिनिश करते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पे निक्सन के यहाँ पे एक एनालिसिस किया हुआ है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यूएस टुडे होल्ड्स डिमिनिश्ड पोजीशन इन ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। हमारा अब उस समय पे क्या था कि आज तो हमारा डिमिनिश्ड पोजीशन है, क्योंकि हर कोई ग्लोबल ट्रेड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेके बैठा है, ठीक है। अभी इंडिया अमेरिका का वॉल्यूम जो है वो अमेरिका का वॉल्यूम कितना है, 13%, जैसे हमने पहले देखा था इतना है। उस समय पे 13 to 15 शेयर था ग्लोबल ट्रेड का, वो अच्छा वो इम्पोर्ट की वैल्यू थी, हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या है, शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड 1970s में 13 to 15% था, ठीक है। चाइना उस समय पे लेस देन 1% था, ठीक है। चाइना कमांड्स द लार्जेस्ट शेयर, लेकिन आज क्या है, लार्जेस्ट शेयर है जैसे 14%, और यूएस अब 10% पे आ चुका है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैक्ट बेस पे आपका, ठीक है। फैक्ट बेस का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा सीधा। इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल्सो एक्सेप्ट डॉलर सुप्रीमेसी इन सैनिटी बिकॉज अमेरिका ओवरवेलमिंग, अब डोमिनेंस उस समय था अमेरिका का, इसीलिए ग्लोबल करेंसी के तौर पे डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अब क्या है, अब चाइना डोमिनेट कर रहा है, तो चाइना की करेंसी कौन सी है, रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी ये इसकी करेंसी है चाइना की, ठीक है। तो हो सकता है अब ये डोमिनेट करने लग जाए, हु नोस, अभी तो नहीं है लेकिन हो सकता है, ठीक है। हालांकि देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, डॉलर रिमेन्स द प्रेफर्ड करेंसी, लेकिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रेविटी अब शिफ्ट हो चुकी है, अब चाइना की तरफ झुक चुकी है, ठीक है। और चाइना और अदर एशियन पावर्स भी पावरफुल होते जा रहे हैं, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, ताइवान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और यहाँ पे पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने बात किया, कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव पॉलिसी जो कि है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। क्या मतलब हुआ प्रोटेक्शनिज्म, सीधी सी बात है, कंजर्वेटिव पॉलिसी
इज अपोजिट टू लिबरल पॉलिसी। यहाँ पे हम देख लेते हैं लिबरल पॉलिसी, एक होती है लिबरल पॉलिसी जिसके बारे में हमने बात LPG रिफॉर्म्स जो हुए थे, लिबरल पॉलिसी बात की गई थी, ठीक है। और एक तरफ है आपका ऑन दी अदर हैंड देयर इज कंजर्वेटिव, उसमें क्या है प्रोटेक्शनिज्म। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इसमें, देखो सिंपल सा होता है लिबरलाइजेशन या लिबरल पॉलिसी, इसके अंदर होता है फ्री ट्रेड, कि आप फ्री ट्रेड करेंगे, किसी पे कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे भी तो इक्वल टैरिफ सभी पे लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ लो टैरिफ रखेंगे, लगाएंगे भी तो बहुत कम लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादातर फ्री ट्रेड में काम करेंगे, ठीक है, मार्केट एक्सेस देंगे, मार्केट का एक्सेस देंगे हर एक को, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट कि नो फ्री ट्रेड, ठीक है, अनइक्वल टैरिफ लगाएंगे और हाई टैरिफ हो सकते हैं, ठीक है, और मार्केट का एक्सेस भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आजकल ये प्रोटेक्शनिज्म बहुत है, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में अमेरिकन फर्स्ट ये पॉलिसी आई थी, अमेरिका फर्स्ट, है ना। इसी तरह से इंडिया में भी तो आई है ना, मेक इन इंडिया, ये भी तो इंडिया की पॉलिसी है। ये दोनों ही क्या है, कंजर्वेटिव पॉलिसी है, कहीं ना कहीं एक तरह की नेशनलिस्टिक, इसे बोलते हैं नेशनलिस्टिक या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। लेकिन अब देखो क्या है, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक कंपनी, हर एक हर एक कंट्री जो है वो लिबरल पॉलिसीज़ अपना पाए, क्योंकि उसके लिए भी एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर वो कंट्री के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतना डेवलप हो चुकी है, तभी वो लिबरल पॉलिसीज़ की तरफ जाता है, ठीक है। एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, लिबरलाइजेशन भी बिना डेवलपमेंट के नहीं होता है। तो इंडिया में अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए इंडिया कुछ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ भी फॉलो करता है, दो वी आर लिबरल ऑल्सो। तो हम एक मिडल पाथ फॉलो करते हैं, इंडिया इज़ मिडल पाथ टेकिंग, ठीक है। क्या मतलब हुआ मिडल पाथ का, कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, इंडियाज़ पॉलिसी क्या है, इंडिया की पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी है लिबरल या यू कैन कॉल सेमी लिबरल, ठीक है, सेमी लिबरल पॉलिसी है इंडिया की, ठीक है। इसको आप कह सकते हो एक तरह से मिक्स इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का हमारा जो मॉडल है ना, क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके अंदर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही सेक्टर जो हैं वो आपके रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में फिर आपको पूरी तरह से आप लिबरल नहीं हो सकते, बिकॉज लिबरल का मतलब है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू देना, या प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रीडम देना, और स्टेट शुड गो आउट ऑफ द मार्केट, स्टेट को नहीं करना है कोई बिजनेस। बट टुडे क्या हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट इज़ ऑल्सो देयर इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कोल माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, सुना होगा आपने, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं माइनिंग में, ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन में ONGC वगैरह, ठीक है। इसी तरह से न्यूक्लियर, इसमें भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। डिफेंस, बहुत सारी गवर्नमेंट डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे BSNL, अभी BSNL भी एक टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बना हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली इन द टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, जैसे कि 2-3 ही प्लेयर हैं, इसको कहते हैं ओलिगोपोली, ठीक है, लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। BSNL भी बना हुआ है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग इट्स ओन कंज्यूमर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की चीज़ें, कस्टमर्स उनके भी हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक कि इंडिया डेवलप नहीं होता तो इंडिया को क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की ज़रूरत भी होती है, बहुत पूरी तरह से गलत भी नहीं है। और अमेरिका भी अभी अगर बात करें रियली में, इफ़ यू टॉक अबाउट अमेरिका, अमेरिका में भी पॉवर्टी है, ऐसा नहीं है कि वो डेवलप्ड हो गया तो वहाँ कुछ नहीं है, मतलब वो बहुत ही रिच हो गया, रिच है, बट देयर इज़ इनइक्वालिटी,
ये सारी चीज़ें अमेरिका की इकोनॉमी में भी हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, ठीक है। अभी रिसेंट टाइम में जॉबलेसनेस भी बहुत देखने को मिला था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोल देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है, और अमेरिका को भी इनसिक्योरिटी हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनसिक्योरिटी क्यों हो गई है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडिया, चाइना, ये सब लोग अब क्या कर रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पर्टिकुलरली चाइना तो कर ही रहा है, ठीक है। इंडिया तो अभी काफ़ी छोटा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो दैट इज़ इट इन दिस आर्टिकल। लेट अस मूव टू अनदर आर्टिकल। राज्यसभा क्लियर्स न्यू वक्फ बिल आफ्टर 14 आवर्स ऑफ डिबेट। इसको हम थोड़ा जल्दी से देखेंगे। देखो, राज्यसभा, पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ क्या है आपका राज्यसभा। बेसिकली पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है, लेजिस्लेचर बेसिकली, ठीक है। और आपको पता होगा गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं इन जनरल। मैं पहले बेसिक से ही बता देता हूँ आपको इन जनरल, ठीक है। आपकी जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जुडिशरी वो है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, द कोर्ट्स, ठीक है, जिनका काम होता है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है, डिस्प्यूट्स। इसी तरह से लेजिस्लेचर टू मेक लॉज, जो भी लॉज होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो बनाने का काम, टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज। एंड थर्ड इज एग्जीक्यूटिव विच इज द इम्प्लीमेंटर, इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज, ठीक है, एग्जीक्यूट द पॉलिसीज। तो लॉज एंड पॉलिसीज बनाने का काम लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है, पार्लियामेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है, ब्यूरोक्रेसी, जिसे सिविल सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक है। और जुडिशरी आपको पता है, कोर्ट्स। अब अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसका थोड़ा सा जनरल आइडिया भी आपको होना चाहिए। बाद में हम इसमें आर्टिकल्स भी देखेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रेसिडेंट, एक होता है लोकसभा, और एक होती है राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द, इन जनरल इट इज द टॉप एग्जीक्यूटिव भी होता है, हेड ऑफ स्टेट भी होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होते हैं, ये पार्लियामेंट के भी लीड करते हैं, बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट। और स्टेट जो है उसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, ही इज़ द हेड ऑफ स्टेट। तो उसमें अगर जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो भी उनके साइन से होगी। एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट हो रही है तो उनके साइन से होगी। पार्लियामेंट में एमपीज इलेक्ट होके आते हैं, उनकी शपथ ग्रहण हो रही है तो भी प्रेसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेसिडेंट का रोल। ऑन द अदर हैंड देयर इज लोकसभा विच इज़ द लोअर हाउस। लोअर हाउस इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है ये, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड देयर इज राज्यसभा विच इज़ द अपर हाउस, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की, ठीक है। तो देखो, लोकसभा, थोड़ा ये समझना भी जरूरी है, हल्का सा ब्रीफ आपको पता होना चाहिए, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा देखो क्या है, लोकसभा क्या है, वहाँ पे मेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो एमपीज होते हैं, दोनों ही एमपीज ही होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के भी एमपीज ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, 6 ईयर्स के लिए होते हैं, जबकि ये 5 ईयर्स के लिए होते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं ना, एवरी 5 ईयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एवरी 2 ईयर्स में 1/3 यानी 33% रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए फिर से इलेक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इनकी पावर्स का मैं ज़्यादा बात करूँगा, हम इसके इलेक्शन प्रोसेस की तो बाद में बात करेंगे, बिकॉज इलेक्शन प्रोसेस इन जनरल भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इनकी पावर्स की। पावर्स क्या है,
लोकसभा की पावर्स और राज्यसभा की पावर्स। ठीक है, देखो लोकसभा क्या होता है, ये क्या है कि आपका इसके पास पावर्स ज़्यादा होती हैं, मोर पावर्स। ठीक है, मोर पावरफुल होता है ये। ठीक है, पर्टिकुलरली मनी के मामले में, मनी बिल जो होता है इसके अंडर में होता है। किसी भी तरह के टैक्सेस लगाने हैं, कोई टैक्स हटाना है, कोई पर्टिकुलर टैक्स बढ़ाना है, ठीक है, बजट वगैरह ये सारी इसके अंडर में होती है, मनी बिल बोलते हैं इसको। ठीक है, मनी बिल भी बहुत टाइप के होते हैं, वो बाद में बात करेंगे, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मनी बिल की पावर इसके पास होती है। ठीक है, वहाँ राज्यसभा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो कल सिर्फ अपना डिस्कस कर सकता है, ओनली हैज़ द पावर टू डिस्कस द बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट। ठीक है, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है बस, लेकिन इसको मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है। दूसरी तरफ बहुत सारे कुछ और भी पावर्स होती हैं लोकसभा के पास, डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कमिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, लेकिन मेन क्या होता है कि मेनली मनी बिल का ऊपर इशू होता है। इन जनरल इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा पावर्स होती हैं। कुछ कमिटीज़ भी स्पेशल कमिटीज़ होती हैं जो लोकसभा के पास होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा लोकसभा जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अब दूसरी तरफ राज्यसभा की अगर बात करें तो इट इज़ अ परमानेंट, राज्यसभा क्या है, परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट बॉडी है बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, 12 पीपल जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं यहाँ पे, जो कि अलग अलग एरिया से होते हैं, जैसे आर्ट, लिटरेचर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, पब्लिक सर्विस, डिफरेंट एरियाज से ये लोग होते हैं। ठीक है, तो ये राज्यसभा होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, वक्फ बिल। ठीक है, वक्फ बिल क्या है, बेसिकली वक्फ के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्या है वक्फ? वक्फ क्या होता है, इट इज़ बेसिकली नथिंग बट a kind of property under or related to Muslims, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के लिए ही होती है वक्फ प्रॉपर्टी, जो वक्फ बोर्ड हैंडल करता है उसको। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका वक्फ को जानना कि ये क्या है। अब इसके अंदर भी यही बात लिखी है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि लॉ वाज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट मुस्लिम्स बट ओनली एम्ड अगेंस्ट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे क्या लिखा है, वक्फ लैंड स्कैम, क्योंकि लैंड स्कैम हो गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, वक्फ लैंड स्कैम हुआ था 2000 से 2014 के बीच में। ठीक है, मिनिस्टर ने कहा। ठीक है, इसीलिए इस तरह के स्कैम्स को रोकने के लिए क्या है, ज़रूरी था इसको एक सिस्टमेटाइज स्ट्रीमलाइन करना, तो इसी के लिए ये बिल लाया गया था, वक्फ अमेंडमेंट बिल। ठीक है, 2025। अब इसमें लेकिन अपोजिशन कह रही है कि नहीं, इससे तो मुस्लिम्स जो है सेकेंड क्लास सिटीजन्स हो गए हैं, और इंटेंट और कंटेंट पे क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। ट्रेजरी बेंचेस एंड इसमें क्या था, नैरोअर इन द अपर हाउस कंपेयर टू द बिल वॉज क्लियर्ड। हालांकि क्योंकि जो आपका अपर हाउस है विच इज़ द राज्यसभा, वहाँ पे क्या था, एक वोटिंग हुई जिसके अंदर आपके मार्जिन ऑफ 56 वोट से ये बिल क्लियर हो गया था। यानी कि आपके ट्रेजरी बेंचेस कौन से होते हैं, जो कि रूलिंग पार्टी के होते हैं, रूलिंग पार्टी है, और अपोजिशन मतलब जो नॉन रूलिंग पार्टी है, अदर नॉन रूलिंग। ठीक है, जैसे अपोजिशन बोलते हैं, इसमें सारी पार्टीज आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रूलिंग पार्टी कौन सी चल रही है, बीजेपी, या उसका अलायंस अगर कहेंगे तो एनडीए। ऑन दी अदर हैंड एक तरफ है कांग्रेस,
या फिर उसका अलायंस कहेंगे तो यूपीए, और उसके अलावा बाकी सभी पार्टीज, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज इन अपोजिशन में चल रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लॉज ऑन द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन दी वक्फ बोर्ड, ये एक इस पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया गया था कि नॉन मुस्लिम्स को क्यों रखा जा रहा है, बिकॉज जबकि वक्फ बोर्ड इज अबाउट टू हैंडल दी मुस्लिम प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को लाया गया था। और तो इस पॉइंट को फिर डिफीट कर दिया गया, यहाँ पे लिखा भी है, ये डिफीट हो गया था। ये डीएम के एमपी तिरुचि शिवा लेके आए थे, लेकिन इसको डिफीट कर दिया गया। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी और डिटेल देखेंगे बाद में, लेकिन अभी आपके लिए इतना सफिशिएंट है। और इसके बारे में न्यूज़ आती रहेगी, जैसे जैसे न्यूज़ आती है, जैसे जैसे आती है डिटेल, हम इसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में आ रही हैं और हमें उसको एक लिमिटेड टाइम में ही डील करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इससे नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स असेंट टू एंटी नीट बिल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट अब आपके सामने आ रहा है प्रेसिडेंट का रोल। प्रेसिडेंट जो कि मैंने बताया पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हर तरह के बिल पास करने की छूट होती है, गिविंग असेंट टू बिल्स। ठीक है, फिर एक होता है विदहोल्डिंग द असेंट। ठीक है, ये भी होता है विदहोल्डिंग द असेंट। और एक होता है टू पुट इन पॉकेट, यानी कि पेंडिंग में इसको रखना। कोई भी बिल है उसको पेंडिंग में छोड़ दिया। ये 3 तरह की प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं। इंडियन प्रेसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अगर कंपेयर करेंगे वर्ल्ड में तो अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडिया के पार्लियामेंट को कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल अलग चीज़ें निकल के आएंगी। वहाँ पे किंग होता है और मोनार्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, जबकि इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, विच इज़ अ रिपब्लिकन, क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा। इंडिया एक रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो क्या है, इलेक्टेड होता है। ठीक है, तो हेड ऑफ स्टेट क्या होता है, इलेक्टेड होता है हेड ऑफ स्टेट, जबकि वहाँ पे हेरिडिटरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से। तो आप थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन भी करते रहेंगे, तो क्वेश्चंस भी इस तरह के आ जाते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वहाँ क्या होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पे क्या है, इलेक्टेड तो होता है लेकिन इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूँगा और इनको हम रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, तो अब इस न्यूज़ में क्या हुआ है, एंटी नीट बिल, इस पर्टिकुलर एंटी नीट बिल को प्रेसिडेंट ने क्या किया, असेंट नहीं दिया है, विदहोल्ड्स असेंट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या कहा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ विदहेल्ड असेंट टू तमिलनाडु बिल सीकिंग टू एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम एनईटी। देखो अब इसमें इशू यही था, नीट के एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली। आपको पता होगा, सुना भी होगा, कहीं ना कहीं नीट का एग्ज़ाम क्या हो गया था, लीक हो गया था, प्रॉब्लम्स आ गई थी। और इस नीट के एग्ज़ाम को लेकर के तमिलनाडु ने एक अलग ही अप्रोच लिया, क्योंकि स्टेट्स की अपनी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो स्टेट्स क्या किया, तमिलनाडु ने क्या कहा कि हमें नीट नहीं करवाना, हम नीट करवाएंगे ही नहीं, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर बिल को लेकर के क्या हुआ, इन्होंने एक इस चीज़ को लेकर के एक बिल पास किया, क्योंकि कानून बनाना पड़ता है कोई भी निर्णय लेने से पहले। ठीक है, तो वो जो बिल था वो गवर्नर के पास गया, जैसे स्टेट लेवल पे होता है गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर ने क्या किया, उसको प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, क्योंकि इट वाज अ बिल विच वाज मच कंट्रोवर्शियल, कि भाई एक पर्टिकुलर नेशनल लेवल का टेस्ट है, आप तो नेशन से ही बाहर जा रहे हो, अपने आप को क्या आप सुपरा नेशनल समझ रहे हो, अथॉरिटी।
तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तमिलनाडु ने अपने आप को एक स्पेशल दिखाने की कोशिश की, जबकि सभी स्टेट्स नीट करवा रहे थे। तो गवर्नर ने क्या किया, उसको रेफर कर दिया प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट लेड टू कि भैया हम ये बिल पास नहीं कर सकते, जिससे कि ये बिल अब डिफीट हो चुका है। ठीक है, तो इससे विद होल्ड कर लिया। इस पे तमिलनाडु का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो तमिलनाडु ने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट वुड कंसल्ट लीगल एक्सपर्ट्स, हम लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे और फाइनली मीट करेंगे और दोबारा से इसको लेके आएंगे। तो इस तरह से देखो डिस्कशंस चलते रहते हैं, डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने ओपिनियंस रखते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोदी एंड यूनुस सेट असाइड डिफरेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपके एग्जाम में 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है IR, एक है टेक्नोलॉजी और तीसरा है पॉलिटी। ये 3 चीज़ों पे तो आपकी नज़र पूरी तरह से होनी ही चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे थोड़ी कम रहती है, लेकिन ये 3 आपका प्रायोरिटी एरिया रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया बांग्लादेश की मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मिले और उधर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस मिले। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है बिम्स्टेक। देखो आपके अभी रिसेंट एग्जाम में क्या आया था, आपके एग्जाम में आ चुका है सार्क बहुत पहले। ठीक है, 2-3 ईयर्स बैक सार्क आ चुका है, विच इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, हमारी साउथ एशिया की बॉडी है। फिर ब्रिक्स आ चुका है पेपर में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसको लेके क्वेश्चन आ चुका है, इसकी एस क्या है, ब्रिक्स क्या है वगैरह। अब इस बार आ सकता है बिम्स्टेक। ठीक है, कि बिम्स्टेक की मीट हो रही है और पहले नहीं आया है तो आने की संभावना काफ़ी है। रीजनल समिट कहाँ हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ चीज़ें यहीं इसी आर्टिकल में आपको मिल जाएंगी, जैसे कि इसका फुल फॉर्म। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, ये 7 नेशन आपका ग्रुपिंग है, इसमें 7 नेशंस हैं। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी कौन से नंबर की समिट चल रही है, 6th नंबर की समिट चल रही है, एज यू कैन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6th समिट चल रही है यहाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ें जो इसमें आ रही हैं, वो आपको इस तरह से देखना होगा कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इसमें कंट्रीज़ देखने के लिए आप कैसे करेंगे, ये है बे ऑफ बंगाल, ये इंडिया, छोटा सा हमारा श्रीलंका। ठीक है, इसमें जितने जितने कंट्रीज़ आ रहे हैं वो सब इसमें है। ठीक है, इंडिया, ये बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, लाओस। ठीक है, और यू कैन टेक श्रीलंका। ठीक है, इसमें और भी कंट्रीज़ हैं दैट यू कैन सी एंड वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बे ऑफ बंगाल का कोऑपरेशन है। बे ऑफ बंगाल का क्या है, ये कोऑपरेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को भी हम फिर डिटेल में देखेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, तो और चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि बांग्लादेश में अभी और क्या क्या चल रहा है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश यू वेरी वेल नो कि वहाँ पे क्या है, एक मिलिट्री रूल चल रहा है। वहाँ पे अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं, रिसेंट में वहाँ क्या हो गया था, कू हो गया था। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक हो सकती है। ठीक है, वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीब भी कहा जाता था उनको, शेख मुजीबुर रहमान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था और इंडिया ने उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है,
उस समय पे दो कंट्रीज़ आमने सामने भी हो गए थे। यूएसए ने इंडिया को कहा कि ऐसा ना करें, कि वो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग ना करे, और रशिया ने इंडिया का साथ दिया था कि कोई बात नहीं। रीज़न क्या था? हिस्टोरिकल रीजन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, कि वहाँ पे बेसिकली एक्सोडस, मैसेकर बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो पाकिस्तान आर्मी थी, क्योंकि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट था, तो बांग्लादेश पहले कोई इसका रोल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की ऑप्रेसिव पॉलिसीज़, कौन सी ऑप्रेसिव पॉलिसीज़? लैंग्वेज को लेकर के, अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये बहुत ज़्यादा वहाँ फॉलो होता था, जिसकी वजह से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश में मेजरली, या बंगाल के इस एरिया में जो पाकिस्तान का पार्ट था, वहाँ पे बंगाली बोली जाती है, जबकि पाकिस्तान में मेजर जो लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बनाया गया था, उसको बनाया गया था उर्दू। ठीक है, उर्दू को बनाया गया था नेशनल लैंग्वेज, और उस चीज़ को इस पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, उसने नहीं माना। उन्होंने कहा कि बंगाली को भी इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, बंगाली को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने उसका अपोज किया, और फाइनली वो उसको डेसिमेट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एंड फाइनली लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज दी थी, जिसकी वजह से आर्मी ने बहुत सारे मासूम लोगों को ख़त्म कर दिया था, प्रोटेस्टर्स को मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ पे एक बड़ी फेमस वहाँ पे बनी थी एक शक्ति वाहिनी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और वहाँ पे एक इस तरह की एक सेना बनी थी, जिसमें इंडिया ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान के प्रोटेस्ट को, लिबरेशन स्ट्रगल को, और लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने पाकिस्तान को 1971 के वॉर में हरा दिया था, तो फाइनली शेख मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट बनाए गए, और क्योंकि वो सर्वसम्मति से डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो थोड़ा सा आपको बांग्लादेश के बारे में पता भी होनी चाहिए। बांग्लादेश का जोग्राफिकल फीचर्स भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। बांग्लादेश एक काफ़ी बड़ा कंट्री है, तीनों साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, चौथे साइड से साउथ में बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, और इसके फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, और भी कई कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ इंडिया है बांग्लादेश के इधर, और चारों तरफ से इंडिया ही है, एक तरफ आपको मिलता है म्यांमार। ठीक है, तो ये आपका बांग्लादेश हो गया एक तरह से, और इधर भी पूरा का पूरा इंडिया ही है। लेकिन बांग्लादेश के नीचे क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, जो कि पूरी तरह से वाटर का यहाँ पे, और वेरी लो लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है, वेरी लो लेवल है ऑफ दी वाटर। ठीक है, वेरी लो लेवल, जिसे कहते हैं ना, सी लेवल जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और यहाँ लैंड जो है ना, बहुत ही क्या है, बहुत ही लो लेवल का लैंड है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी यहाँ पे सबमर्जेंस भी हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सबमर्जेंस की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, रीज़न सी लेवल राइज, सी लेवल राइज हो रहा है। क्यों हो रहा है सी लेवल राइज? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने से कहीं ना कहीं सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे एक थ्रेट सिचुएशन क्रिएट हो गई है। उसके अलावा सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ये भी आपको यहीं मिल जाता है, सुंदरबन डेल्टा। हालांकि वेस्ट बंगाल में भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पार्ट यहाँ पे है। सुंदरबन डेल्टा विच इज़ द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये इसे गंगा का डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ गंगा हुगली ये डेल्टा बनाती हैं बेसिकली। और इसके अलावा जो है, सुंदरबन के अलावा आपका यहाँ पे क्या मिलता है? सुंदरबन क्यों कहा जाता है? सुंदरी ट्रीज़, मैनग्रूव होते हैं ये। ठीक है, मैनग्रूव ट्रीज़ होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं मैनग्रूव्स? मैनग्रूव होते हैं बेसिकली अ सॉल्ट रेजिस्टेंट ट्रीज़। ठीक है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे एक सॉयल इरोजन को रोकते हैं, सॉयल को कैप्चर करके रखते हैं, सॉयल कैप्चर होता रहता है यहाँ।
तो और बहुत अच्छे होते हैं ये, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इनका एक बेनिफिट ये भी होता है कि साइक्लोन्स जो बहुत ज़्यादा इस एरिया में आते हैं बे ऑफ बंगाल में, उनको ये रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और सेव करते हैं लाइफ्स। बहुत सारे इस सुंदरी ट्रीज़ के सुंदरबन एरिया में आपको क्या मिलेंगे, फ्लोरा एंड फौना। तो फौना क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है आपके ट्रीज़, और फौना क्या होता है, एनिमल्स। क्या एनिमल्स मिलेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा आपको वाइट टाइगर। ठीक है, वाइट टाइगर मिलेगा, और आपको यहाँ पे बहुत सारे और डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे जो बहुत ही रेयर भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी थोड़ी सी जानकारी इस चीज़ के लेकर भी हो गई है। उसके बाद एक और छोटी सी न्यूज़ जो आई थी बहुत इंपॉर्टेंट, मुस्लिम मेजॉरिटी विलेज इलेक्ट्स हिंदू वुमेन एज सरपंच। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एक नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन दिखा रहा है ना। जो आप देखते हो यूजुअली हिंदू मुस्लिम की हमेशा डिवीजन की बात होती है, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी विलेज है जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, और उन्होंने क्या किया, एक हिंदू वुमेन को सरपंच बनाया। क्यों, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं लोगों का दिल जीता है ना, उसने लोगों की बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, और उन्होंने उनको इलेक्ट किया कि भाई ये हमारी सरपंच बनेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे हुआ है, हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के नूह में हुआ है। नूह कहाँ पर है, ये आपका है गुड़गांव में। गुरुग्राम आजकल बोला जाता है इसको, इसका नया नाम गुरुग्राम है, जिसमें गुरुग्राम का ही पार्ट है नूह। ठीक है, इसके काफ़ी क्लोज पड़ता है नूह। अब एक अलग डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया है, अब तो अलग डिस्ट्रिक्ट है खैर। ठीक है, तो नूह है, गुरुग्राम है, ये सब आसपास के एरिया है विच आर मुस्लिम डोमिनेटेड। नूह पर्टिकुलरली, नॉट गुरुग्राम, बट नूह जो है वो क्या है, मुस्लिम डोमिनेंट है। तो ये छोटी सी एक कम्युनल हार्मनी की खबर जो आपको थोड़ी सी पता भी होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, छोटा सा एक हमारा आर्टिकल था JKAS ऑफिसर्स के बारे में। ठीक है, तो J&K पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, J&K जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि उनके ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन वायलेशन ऑफ लॉ। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है वहाँ की, उसने कहा, एलाइज ने भी कहा। ठीक है, लेकिन LG वहाँ कौन होते हैं, LG, हु इज़ LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, क्योंकि अभी J&K क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। J&K क्या है, यूनियन टेरिटरी। आपको याद होगा 2019 में जब आपका क्या किया गया था, 370 एब्रोगेट कर दिया गया था। इसके बाद दो स्टेट ऑफ J&K को दो UT में डिवाइड कर दिया गया। एक तरफ था J&K और दूसरा है लेह लद्दाख, जिसको बोलते हैं लद्दाख। तो J&K एंड लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया था, दोनों ही UT बना दिए गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ पार्टीज़ ने ये बोला है कि इस तरह से ऑफिसर्स का जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सही नहीं है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि पर्टिकुलरली आप देखोगे यूटीज़ में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं। कौन कौन सी यूटीज़ हैं अभी, अगर जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, सबसे पहले दिल्ली, जहाँ पे आपने ये चीज़ सुना होगा, दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। आपने केजरीवाल, जो श्री अरविंद केजरीवाल है, ठीक है, उनका प्रोटेस्ट भी देखा होगा, वो किस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे। इसी तरह से पुदुचेरी, वहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, और भी कई यूटीज़ हैं जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जैसे कि J&K वगैरह। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, J&K में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे हमने इसको रूल्स बेस से ही किया है, सही तरीके से ही किया है। ठीक है, अब ये आर्टिकल वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी ये जानकारी दे देता है इस चीज़ के बारे में कि कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेमोक्रेसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि J&K में डेमोक्रेसी अभी नहीं है, वहाँ पे सरकार बहाल नहीं हुई है, स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, इलेक्शंस नहीं हुए हैं, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं एक इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इसकी डिमांड हो रही है कंटिन्यूसली वहाँ पे कि किस तरह से इस चीज़ को लाया जाए।
ठीक है, इसी चीज़ को असर्ट करते हैं वहाँ की लोकल पार्टीज़ कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए और ऑफिसर्स को इस तरह से न किया जाए, उनको ट्रांसफ़र न किया जाए। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर लेकिन एलजी ने क्या कहा कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की वजह से ही किया गया था उनको ट्रांसफ़र। एक और आपकी खबर आ रही है, आसाम गवर्नमेंट टू ड्रॉप केसेस अगेंस्ट कोच राजवंशी। कोच राजवंशी क्या है? ये बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कोच राजवंशी, बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम की कम्युनिटी। ठीक है, और यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में जो उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे उनको वापस लेने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये बेसिकली आसाम और नॉर्थ वेस्ट बंगाल में रहती है कम्युनिटी, इसके बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, साइजेबल पॉपुलेशन इनकी मेघालय और बांग्लादेश में भी रहती है। और ये क्या है, ये एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दो, एसटी। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस। इंडिया में पर्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब्स जो होती हैं वो उनको काफ़ी सहूलियतें दी जाती हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। अब क्योंकि और देखो, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो कि सिटीजनशिप का डिसीजन लेती है, दैट समबडी इज सिटीजन और नॉट, सिटीजनशिप और फॉरेनरशिप। ठीक है, क्या वो फॉरेनर है या फिर सिटीजन है, ये डिसाइड करता है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। जिनके ऊपर भी, जिनके पास भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं उनके ऊपर इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, डाउटफुल वोटर टैग, उनके ऊपर डी टैग लगाया गया था। ठीक है, कि वो सच में ही सिटीज़न हैं या फिर माइग्रेंट्स हैं जिन्होंने नकली तरीके से, गलत तरीके से वोटर्स के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा लिया है या फिर वोटर आईडी बनवा लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, और अब वो थे तो माइग्रेंट्स, कोच राजवंशी कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनके सपोर्ट में भी गवर्नमेंट आ रही है, क्या कह रही है कि भाई वो डिमांड कर रहे हैं, क्या शेड्यूल ट्राइब की डिमांड कर रहे हैं कि वो शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, द अदर 5 आर आदिवासी, अहोम, चूटिया, माटक एंड मोरन। ये भी कम्युनिटीज़ हैं बाकी जो कि एसटी ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रही हैं। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो गए आसाम विज़िट पे गए और उन्होंने उनकी डिमांड को समझा और 15 पॉइंट मेमोरेंडम जो है वहाँ के लोगों ने उनको दिया। ठीक है, जो बीजेपी ऑफ आसाम थी वहाँ की, जो हमारी रूलिंग पार्टी के लोग थे उनको दिया, और ये कहा कि ट्राईपार्टाइट मीटिंग करके इसको किया जाए। ट्राईपार्टाइट मीटिंग में क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 लोग होंगे, ट्राईपार्टाइट में 3 लोग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी डिमांडिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, तीनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्रीमेंट के बारे में डिमांड किया गया। ठीक है, और मीटिंग की कही गई कि हम पहले मीटिंग करते हैं फिर एग्रीमेंट भी हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने फिर ये कहा कि बेसिकली हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोच राजवंशी बहुत पहले से रह रहे हैं। ठीक है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनके कुछ केसेस भी चल रहे हैं, इसको खुद चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला इस बात को। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी बिलीव करते हैं कि दे आर इंडिजिनस कम्युनिटी और इनसेपरेबल पार्ट है असमिया कल्चर का। ठीक है, कैबिनेट ने इसीलिए ये डिसीजन लिया है कि उनके खिलाफ जो भी केसेस हैं वो हटा लिए जाएंगे। तो जो भी अगर बांग्लादेश, क्योंकि देखो यही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, किसी भी तरह के आउटसाइडर्स, माइग्रेंट्स, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक टाइम पे आए होते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टाइम पीरियड बीत जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, पार्ट ऑफ कल्चर बन जाते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ कल्चर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किनकी, कोच राजवंशी की, या फिर और कोई, फॉर एग्जाम्पल कुछ बांग्लादेशी बंगाली भी हैं जो कि अब 50, 60, 70 साल से रह रहे हैं, 50, 60 साल से रह रहे हैं, तो अब वो पार्ट ऑफ कल्चर बन चुके हैं, उनकी 2-3 पीढ़ियाँ इंडिया में हो चुकी हैं, उनको हर तरह के सिटीजनशिप राइट्स भी मिल जाएंगे बिकॉज ऑफ द बर्थ राइट्स एंड अदर राइट्स। ठीक है, तो इस वजह से सिटीजनशिप के भी कभी बात करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ये लॉन्ग टाइम पीरियड है उसकी वजह से उनको एक कल्चरल सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट ने उनको मान्यता दी और उनके
केसेस वापस लिए। हम इसके बारे में और भी न्यूज़ देखेंगे जैसे जैसे आती रहेंगी इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो वो हम देख लेंगे। सो नाउ टाइम इज़ 1 hour 20 minutes, so thank you very much. We'll finish it here and we'll continue tomorrow or in the next class. Thank you.